सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज की कक्षा में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जो हिंदी का प्राण तत्व माना जाता है, यानी उपसर्ग। आइए हमारी कक्षा से जुड़ जाइए और तत्काल में हम अपनी कक्षा प्रारंभ करें। देखिए उपसर्ग क्या होता है। हमको क्या पढ़ना है? उपसर्ग। क्या पढ़ना है? उपसर्ग। साथियों, उपसर्ग पढ़ने के पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? शब्द निर्माण। जो शब्द निर्माण होता है वह 4 प्रकार से होता है। शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। कैसे कैसे, किससे किससे? उपसर्ग से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, प्रत्यय से, संधि से और समास से। इन 4 से शब्द का निर्माण होता है। यदि कोई कहता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सबसे भी यदि कोई कहे कि शब्द का निर्माण होता है, तो मित्रों याद रखिएगा, इनसे शब्द का निर्माण नहीं होता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है इसी से पूर्ण होती है। उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से और समास से, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के विषय में, और बाकी जो है उनको भी हम क्रम से लेकर आएंगे अपनी कक्षा में। तब तक बने रहिए। देखिए, जो उपसर्ग है, उपसर्ग में 2 पद हैं, एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप का मतलब होता है समीप में। उप का मतलब क्या होता है? समीप, समीप। और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना या सृजन करना। ठीक है। देखिए, सर्ग जो है सृज धातु से बना हुआ है। किस धातु से? सृज धातु। सृज धातु में घई प्रत्यय लगा गया है। कौन सा प्रत्यय? घई प्रत्यय। यह जो घई प्रत्यय है, जब इसके साथ जुड़ता है, यानी मूल शब्द के साथ में, धातु के साथ में, तो घई के जो होता है वह इसमें परिवर्तित हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो उपसर्ग में 2 पद हैं, एक है उप, दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना अथवा सृजन करना। कहने का मतलब कि एक दूसरे के करीब आकर शब्द का निर्माण करना। कौन किसके करीब आएगा, किसका निर्माण करेगा, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा शब्दांश, कोई ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के करीब आकर उससे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है अथवा रचना करता है या सृष्टि करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना? उपसर्ग किसे कहते हैं? कोई शब्दांश जब किसी मूल शब्द के करीब आकर, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि मूल शब्द के पहले, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों एक दूसरे के विलोमार्थी हैं। ठीक है ना? एक पहले जुड़ता है तो एक बाद में जुड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में, रूप स्वरूप में परिवर्तन कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे यदि हम बात करें अपचारी, अपधनचारी। ठीक। तो इसमें जो चारी है यह मूल शब्द है, और मूल शब्द के जो पहले लिखा हुआ है यह क्या है? उपसर्ग है। यह उपसर्ग है और यह क्या है? मूल शब्द है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक ना? तो उपसर्ग क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर, आदि में जुड़कर के नए शब्द का निर्माण करता है या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक ना? एक बात और,
अब देखिए, मान लीजिए यहां पर है मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। तो मूल शब्द के उपसर्ग जो होता है पहले ही जुड़ता है। इस बात को अब अभी हमने बताया है। उपसर्ग जो होता है किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है ना। और अभी हमने प्रत्यय का नाम लिया है, अभी हमने प्रत्यय का नाम लिया है, तो प्रत्यय कहां जुड़ता है? बाद में। प्रत्यय कहां जुड़ता है? बाद में। आज के लिए इतना ही ध्यान में रखिए, अभी इसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी, है ना। लेकिन एक बात और कि उपसर्ग और मूल शब्द के बीच में जो योग की क्रिया होती है वह दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? एक तो होता है संधि, संधि प्रक्रिया द्वारा, और दूसरा होता है संयोग प्रक्रिया द्वारा। संधि प्रक्रिया द्वारा और संयोग प्रक्रिया द्वारा। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। जैसे हमने कहा पर धन आश्रित, पर धन आश्रित, यह संधि प्रक्रिया के माध्यम से जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? पराश्रित होगा। पराश्रित, ये पराश्रित होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अ है, यहाँ पर आ है। जब अ आ से जुड़ेगा तो यहाँ आ आएगा। यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसी प्रकार से है प्रधन आरंभ, प्रधन आरंभ। यहाँ पर अ है और यहाँ पर क्या है? आ है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी सृष्टि होगी, यानी इन दोनों को जब एक में जुड़ेंगे तो क्या होगा? प्रारंभ, ये होगा, प्रारंभ होगा। यह क्या है? दीर्घ संधि है। इसके बाद उप धन इच्छा, इच्छा, इसको यदि हम जोड़े तो यहां पर क्या होगा? उपेक्षा होगा। क्या होगा? उपेक्षा होगा। यह गुण संधि का पहचान है। कौन सी संधि है? गुण। उसी प्रकार से नर धन ईश, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? नरेश होगा। ठीक ना, नरेश। यहाँ पर अ है, यहाँ बड़ी अ से ई जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या आएगा? ए आएगा। ठीक ना, यह इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से इनके माध्यम से कहा जा सकता है कि उपसर्ग और मूल शब्द के बीच में जो मेल होता है, योग होता है, वह दो प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया है संधि प्रक्रिया और दूसरी है संयोग। तो अभी ये जितने सारे उदाहरण दिए गए हैं यह केवल संधि प्रक्रिया के ही उदाहरण है। इसके बाद शेष बचता है क्या? संयोग प्रक्रिया। संयोग प्रक्रिया में क्या होता है? जो संधि है, संधि में दोनों पद एक दूसरे से मिल जाते हैं, ध्वनियों का मेल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ध्वनियों का मेल नहीं होता है। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के करीब आने के बाद भी अलग अलग रहते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे हमने कहा यह एक शब्द है देश। देश में यदि हम वी जोड़ दें तो क्या होगा? विदेश। ठीक है ना। यदि हम इसमें प्र जोड़ दें तो क्या होगा? प्रदेश। और इसमें यदि हम आ जोड़ दें तो क्या होगा? आदेश। ये दोनों देख लीजिए अलग अलग है। इसमें मूल शब्द एक ही है, इसमें यह उपसर्ग जुड़ा तो यह दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्र उपसर्ग जुड़ा, यहाँ पर है यह उपसर्ग जुड़ा, यह यहाँ पर है। ठीक, तो ये संयोग प्रक्रिया है। तो उपसर्ग के माध्यम से जो नए शब्द की रचना होती है, नए शब्द का निर्माण होता है, वह दो प्रक्रियाओं से होता है। एक तो है संधि प्रक्रिया और दूसरी क्या है? संयोग प्रक्रिया। ठीक ना। ठीक, इसके बाद एक बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक ही शब्द से, एक ही शब्द से कई उपसर्गों
का जोड़ना, जोड़ना या जुड़ना, जुड़ना। ठीक, शब्द एक ही है, मतलब मूल शब्द एक ही रहेगा और उससे एक से अधिक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं और जैसे जैसे अलग अलग उपसर्ग जोड़ेंगे वैसे वैसे उनके अर्थ में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे हमने कहा एक शब्द लिया क्या, चार, हमने एक शब्द लिया चार, चार में यदि हम प्र जोड़ दें, प्र जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा। यदि हम आ जोड़ दें, उपसर्ग की बात चल रही है, आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आचार। यदि हम इसमें अ जोड़ दें, अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आचार। अगर वी उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विचार। यदि हम सम उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संचार ना। ये इस प्रकार से। इसके बाद यदि हम दूर, दूर और वी दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दुर्विचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्विचार, दुर्विचार हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके माध्यम से, इस मूल शब्द के माध्यम से जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं कि मूल शब्द एक ही है और उसके साथ साथ अनेक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं और हमने कहा कि उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता चला जाता है। जैसे हमने कहा चार, चार का मतलब होता है सुंदर और चार का मतलब एक वृक्ष होता है जिसका फल भी खाया जाता है। ठीक है ना। यदि इसमें हमने ये जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, प्रचार, किसी कंपनी का, किसी विद्यालय का या किसी दुकान का प्रचार करना। यदि हमने आ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आचार, आचार विचार आचरण आप लोग जानते हैं। अ जोड़ दिया तो आचार, एक प्रकार की खटाई होती है। और अगर वी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, विचार। ठीक है ना। सम जोड़ दिया तो संचार। यानी इस प्रकार से अलग अलग उपसर्गों को जोड़ने से एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। इसी प्रकार से अगला हम एक शब्द और ले, जैसे कि योग, योग, योग को लें, है ना। तो योग में यदि हम वी उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वियोग। क्या हो जाएगा, वियोग। अगर सम जोड़ दें, सम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, संयोग। यदि आ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, आयोग। यदि अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अयोग। दुर उपसर्ग जोड़ दें, दुर, तो क्या हो जाएगा, दुर्योग। यदि इसमें हम सु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सुयोग। अगर कु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, कुयोग, है ना। तो मूल शब्द एक ही है और इसके साथ एक से अधिक उपसर्ग जोड़े जा सकते हैं। ठीक है ना। एक बात और कि जब हम उपसर्ग को अलग करते हैं, जब हम किसी मूल शब्द में जुड़े हुए उपसर्ग को अलग करते हैं तो उसको अलग करने के बाद जो शेष बचता है मूल शब्द, उसमें सार्थकता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, निरर्थकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने कहा अध्यापक, अध्यापक। परीक्षा में कई बार पूछ दिया जाता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो परीक्षार्थी इस प्रकार से, बहुत से परीक्षार्थी इस प्रकार से संधि विच्छेद करते हैं, अधि धन आपक, अधि धन आपक। इसमें अधि उपसर्ग तो है लेकिन यह जो शेष बचा हुआ मूल शब्द है यह व्याकरणिक दृष्टि से यह शुद्ध नहीं है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। यानी यह जो
अध्यापक में से अधि उपसर्ग को अलग किया गया है या संधि विच्छेद किया गया है वह गलत है। ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, अधि धन आ धन पक, इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से भी कर देते हैं जिसमें कि अधि उपसर्ग है, आ उपसर्ग, यानी दो उपसर्ग एक साथ है, लेकिन यह जो मूल शब्द बचा है यह भी, इसमें भी सार्थकता नहीं है, यह व्याकरणिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका शुद्ध क्या होगा, अधि धन आप धन अक। ठीक है, अधि क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है, और यह क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द है, और यह क्या है, प्रत्यय है। बात समझ में आ गई। यह क्या है, प्रत्यय है। कहने का मतलब कि एक ही मूल शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों एक साथ जोड़े जा सकते हैं। एक ही मूल, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, यह मूल शब्द है, ठीक है ना, और यह क्या है, उपसर्ग है, यह क्या है, प्रत्यय है। एक ही मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ जोड़े जा सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, थोड़ा इस पर भी हम एक आध प्रश्न रख करके आपके सामने बता देना चाहता हूं। जैसे प्रश्न में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग है, किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, कई बार पूछा भी है, तो इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। जैसे विकल्प दे दिया ए, अनधिकार, ठीक, और दूसरा दे दिया पुनर्वलोकन, और तीसरा दे दिया प्रोज्वल, और चौथा दे दिया दुशासन। ठीक है। मान लीजिए कि यह प्रश्न परीक्षा में आपको पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल एक उपसर्ग है। क्या पूछ रहा है, केवल एक उपसर्ग। कहने का मतलब कि तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें केवल एक विकल्प है। तो ऐसा कब होगा, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी उपसर्ग को मूल शब्द से अलग करके निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, अनधिकार का अन धन अधि धन कार। यहां पर देखिए यह मूल शब्द हो गया, इसमें यह पहला उपसर्ग हो गया और यह दूसरा उपसर्ग हो गया, यानी इसमें दो उपसर्ग हैं। ठीक है ना। और इसका देखा जाए तो क्या होगा, पुनर्धन अवधन लोकन। ठीक है ना। इसमें भी यहां पर देखिए पहला उपसर्ग, यहां पर दूसरा उपसर्ग। प्रोज्वल को देखते हैं तो प्रधन धन ज्वल, ये होगा ना प्रोज्वल का। अब ऐसे कर देंगे प्रधन उज्ज्वल, यानी ऐसे कर देंगे तो यह एक ही उपसर्ग है लेकिन यह अशुद्ध है। प्रधन उद्धन ज्वल होगा, ये त के स्थान पर द रहेगा, द उद्धन ज्वल होगा। और दुशासन का देख लीजिए तो होगा दुष धन आसन।
ठीक है ना। दोष, दोष माने बुरा, आसन, बुरा है जो आसन, दुशासन बुरा है जो आसन। यदि हम क्या कहते हैं समास की बात अगर पूछें तो इसमें कर्मधारय समास है, ठीक है ना। इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है? एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, ठीक है ना, एक दूसरे की विशेषता बतलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आसन की विशेषता इस शब्द के माध्यम से बताई जा रही है, इसलिए यहाँ दुशासन में क्या है? कर्मधारय समास है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो इस जो ये शब्द दिए गए हैं, ये सब शब्द दिए गए हैं, इसको अलग अलग करने, संधि विच्छेद करने में इसमें आप लोग भ्रमित न होइएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक। उसी प्रकार से एक प्रश्न और है, निम्न में से किस कु उपसर्ग का अर्थ बुरा, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ बुरा या दुष्ट नहीं है, दुष्ट नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न में पूछ दिया कि निम्न में से किस कु उपसर्ग, कहने का मतलब कि जो विकल्प दिया रहेगा उसमें कु लगा रहेगा। जैसे पहला विकल्प दे दिया कुमति, कुमति, और दूसरा उपसर्ग दे दिया कुमार्ग, और तीसरा उपसर्ग दे दिया कुमति, और चौथा उपसर्ग दे दिया कुलीन। अब इसमें देखिए चारों में उपसर्ग है, लेकिन पूछ रहा है कि किस कु उपसर्ग का अर्थ बुरा या दुष्ट नहीं है। इस बात पर आपको ध्यान देना है। यहां पर जो कु लिखा हुआ है, कुमति, कु माने बुरी मति, बुरी मति, दुर्बुद्धि। यहां पर लिखा है कुमार्ग, कुमार्ग यानी बुरा मार्ग, कुमति बुरी मति। अच्छा, ये दो जगह हो गया है, कुमति, कुमार्ग, ये कुमत नहीं, यहां पर कर दीजिए कुकर्मी, कुकर्मी, कु माने बुरे, कर्मी माने कर्म वाला, बुरे कर्म को करने वाला, इस प्रकार से होगा ना कुकर्मी। तो यहां पर भी कु है, यहां पर भी कु है, यहां पर भी कु है, हर एक कु का अर्थ यह होता है, ठीक है ना। कुमत बुरी मति, कुमार्ग बुरा मार्ग, कुकर्मी बुरे कर्म को करने वाला। लेकिन यहां पर देखिए इसमें जो कु लिखा हुआ है, इस कु का अर्थ न तो यह होगा न तो यह होगा। इसका अर्थ सीधे बता रहा है किसी विशिष्ट परिवार की ओर, किसी विशिष्ट परिवार की ओर, उच्च खानदान की ओर, उच्च वंशज की ओर, है ना। कुलीन का मतलब क्या होता है? उच्च वंशज, उच्च खानदान ना। तो यहां पर जो कु लगा हुआ है, इसका अर्थ यह इनमें दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशज, देशज या देशी कहते हैं। दूसरा होता है विदेशज या विदेशी, विदेशज या विदेशी, ठीक है ना। तत्सम उपसर्ग यानी ऐसे उपसर्ग जो संस्कृत से सीधे सीधे लिए गए हैं, उनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तत्सम उपसर्गों में जैसे हो गया प्र, प्रति, परा, प्रति, परा, निर, निश इत्यादि, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है ना। इनसे नए शब्द का निर्माण करना है तो क्या होगा? प्र से क्या होगा? प्रमाण होगा, प्रगति होगा, है ना। प्रति से क्या होगा? प्रत्येक होगा ना। और परा से क्या होगा? पराक्रमी होगा, पराभव होगा,
है ना। तो इस प्रकार से इनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है तद्भव। तद्भव का मतलब कि ऐसे शब्दांश जो कि संस्कृत से यानी तत्सम से परिवर्तित रूप में हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है ना। तद्भव, तद्भव में जैसे अ, अध, अन, ये सब तद्भव के उपसर्ग हैं। ठीक है ना, तद्भव के। इसके बाद जो देशज आता है, देशज के उपसर्ग जैसे हो गया बिन, बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन पिया, है ना। तो इससे ये, इसके बाद जो विदेशज है, विदेश में है बे, ब, ला, खुश ना, ये सब विदेशज उपसर्ग हैं। बे से नए शब्द का निर्माण करना है, नए शब्द की रचना करना है, तो किस प्रकार करेंगे, बेमुरवत, बेमुरवत, बेमिसाल, बेमिसाल, इस प्रकार से, है ना। ला से क्या बनेगा, ला इलाज। खुश से क्या बनेगा, खुश नसीब, खुशगवार इत्यादि। ठीक, तो ये उपसर्ग जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए, यह भी उपसर्ग है और यह भी उपसर्ग है। ठीक है ना। कभी कभी जब संधि विच्छेद करना होता है या उपसर्ग को छांटना होता है, तो इन दोनों शब्दों में कुछ लोग समानता मानते हुए इस भ्रमित होकर के ठीक उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने कहा स्वच्छ, पूछ दिया परीक्षा में स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग है, परीक्षा में पूछ दिया कि स्वच्छ में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग आप छाटेंगे तभी तो होगा, है ना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, सु धन अच्छ कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, स्वधन अच्छ कर देते हैं। ठीक है ना, सुधन अच्छ और स्वधन अच्छ, जिसमें कि ये पहला जो प्रकार है वह सही है, और यह जो है यह ठीक नहीं है। हालांकि है दोनों उपसर्ग ही हैं, लेकिन अच्छ का मतलब अच्छा दोनों जगह लिखा हुआ है, सु का मतलब सुंदर, अच्छी प्रकार से ना, और स्व माने होता है अपना होता है, स्व माने क्या होता है, अपना। अब इसका अर्थ लगाएंगे तो क्या होगा, अपना अच्छा, अपनी भलाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम कहें स्वजन, स्वजन, मान लीजिए यह भी परीक्षा में पूछ दिया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तब उपसर्ग हम छाटेंगे, क्या कैसे करेंगे, सुधन जन और स्वधन जन, ऐसा दोनों प्रकार से लोग करते हैं, जिसमें कि यह पहला प्रकार जो है कि गलत है, जबकि ये दूसरा प्रकार सही है। ठीक है ना। स्व, स्व माने अपने, जन माने लोग, सु माने सुंदर, जन माने लोग। तो यह जो है व्याकरणिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता है, और यह जो है दूसरा जो प्रकार है वह सही प्रकार प्रतीत होता है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे है सु सुधन अंग बराबर क्या होगा, स्वांग होगा। सुधन अंग बराबर क्या होगा, स्वांग होगा। यह यण संधि का पहचान है, इसमें यण संधि है ना। यदि इसका संधि विच्छेद करना हो तो इस आधार पर, ये जो नीचे वाला लिखा है, इस आधार पर आपको कभी नहीं करना है कि स्वधन अंग, स्वधन अंग। हालांकि संधि विच्छेद ये भी सही है, लेकिन स्वधन अंग, स्वांग, ठीक, स्वांग। ये जो ऊपर लिखा हुआ है सु, सु का मतलब सुंदर अंग, सुंदर अंग, और यहां पर होगा स्व, स्व का मतलब अपना अंग, अपना अंग। इस बात की ओर यह संकेत कर रहा है ना। तो ये होता है। ठीक।
इसी प्रकार से एक शब्द और है स्वधन, ऐसे लिखिए ये गलत हो गया, ऐसे लिखिए स्वस्तिक, ठीक ना। स्वस्तिक का यदि संधि विच्छेद करना हो या परीक्षा में पूछ दे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है तो क्या होगा, स्व धन आस्तिक, स्वधन आस्तिक। यह स्व क्या है, उपसर्ग है, यह क्या है, मूल शब्द है। लेकिन देखिए एक बात को ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों का जब योग होगा संधि प्रक्रिया के द्वारा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अ है, प्रथम पद के अंत में अ है और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है, आ है। तो इनके अनुसार जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो इसकी रचना करेंगे। इस हिसाब से इन दोनों को जब एक में जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्वास्तिक, स्वास्तिक, ठीक। ये इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो यह स्वास्तिक होगा, जबकि शुद्ध शब्द यह स्वास्तिक नहीं है बल्कि क्या है, स्वस्तिक है, स्वस्तिक। यह शुद्ध है और यह क्या है, अशुद्ध है, यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है, स्वस्तिक, ठीक। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से उपसर्ग को देखिए, एक चीज और हमने बताया कि उपसर्ग हमेशा कहाँ होता है, बीच में, मतलब कि यह हो गया मूल शब्द, ठीक। और उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, मूल शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है ना, यह बात। और हमने अंत में बताया है कि अंत में क्या जुड़ता है, प्रत्यय। यदि यह बात आपको समझ में न आ रहा हो तो एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हम जब भी लिखना प्रारंभ करते हैं तो बाएं से लिखते हुए दाहिने की ओर जाते हैं। बात सही है, हम जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो बाएं से लिखते हुए दाहिने की ओर जाते हैं और बीच में क्या हो गया, हमारा मूल शब्द, मूल शब्द, ठीक है ना। अब मूल शब्द को हम कहां जोड़ेंगे, मान लीजिए यह हमारा शरीर हो गया, मूल शब्द हो गया, तो मूल शब्द को कहां जोड़ेंगे, इससे पहले, पहले का मतलब बाएं की तरफ, पहले का मतलब बाएं की तरफ, यही ना। कहने का मतलब कि इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मूल शब्द होता है वो बाएं हाथ की ओर होता है और जो प्रत्यय, मूल शब्द नहीं, ये उपसर्ग, और जो प्रत्यय होता है वह कहां जुड़ता है, मूल शब्द के हमेशा दाहिने साइड में, बाद में, यानी दाहिने हाथ में कौन, प्रत्यय, ठीक ना। दाहिने हाथ में प्रत्यय, बाएं हाथ में उपसर्ग और बीच में देखिए हम खड़े हैं। बात में समझ में आ गई। यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे समझ लीजिए, ठीक ना। तो ये रहा आज का उपसर्ग, और पुनः उपसर्ग के बाद प्रत्यय को लेकर आएंगे लेकिन अगले दिन, अगली कक्षा में।